नमस्कार छात्रों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए हिंदी की ऑनलाइन क्लास। तो आपकी हिंदी ग्रामर अभी जारी है और हिंदी ग्रामर में हमने कई टॉपिक पढ़ लिए हैं। अलंकार पढ़ लिए हमने, संधि पढ़ ली है, समास पढ़ लिया है। अब हम छंद पढ़ रहे हैं। छंद का भी हमने एक लेक्चर पूरा पढ़ लिया है। छंद का परिचय पढ़ लिया है। छंद में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या नियम होते हैं, कौन कौन से तुक, लय, गति, यति, किनका ध्यान रखना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। आज हम पढ़ेंगे छंद के प्रकार, ठीक है। और उन जैसे छंद के भेद पढ़े हमने और उनके उपभेद पढ़ेंगे, ठीक है। और उनके उपभेद में मात्राओं को कैसे वर्णों के साथ लगाया जाता है, यानी कि कैसे हम मात्रा लगाते हैं। और जैसे 12 और 13 में यति होती है तो वो कैसे होती है, कौन कौन से छंद होते हैं, कौन कौन से छंद में कितनी कितनी मात्राएं होती है, आज ये सारा हम अध्ययन करेंगे इस हमारे छंद नामक टॉपिक पे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहला छंद है मात्रिक छंद। हमने पढ़ा था कि छंद के कितने प्रकार होते हैं। छंद देखिए, पहला है हमारा मात्रिक छंद, उसके बाद है हमारा वर्णिक छंद, उसके बाद है हमारा उभय छंद और उसके बाद है हमारा मुक्तक छंद। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है और जो मुक्तक छंद होता है वह मुक्त अवस्था में होता है। वह किसी भी छंद के नियम को फॉलो नहीं करता है। उसमें छंद के नियम रहे या न रहे ये अनिवार्यता नहीं है, ठीक है। वो मुक्त विचारों से लिखा जाता है, इसलिए वो मुक्त छंद कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम जो हमारा पहला टॉपिक है वो है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद क्या होता है, कैसे मात्रा लगती है, कौन कौन से वर्णों में कैसी कैसी मात्राएं लगती है, ये आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, मात्रिक छंद के प्रकार ये 3 प्रकार का होता है। सममात्रिक छंद, जिसमें सारी मात्राएं सम संख्या में होती है। सम संख्या समझते हैं आप, जैसे यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18, जो भी जितनी भी सम संख्या की मात्रा है वो सारी की सारी यहाँ पर सममात्रिक छंद में आ जाएगी, ठीक है। फिर है हमारा अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद में क्या होता है कि विषम संख्याओं की मात्रा आती है, ठीक है। कौन सी विषम संख्याओं की, जैसे 11 आ गई या 13 आ गई या 7 आ गई, 15 आ गई यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से यह मात्रा लगेगी। और उसके बाद है विषम मात्रिक छंद। अब विषम मात्रिक छंद में क्या होता है कि कुछ नियम तो सममात्रिक छंद के लगेंगे और कुछ नियम अर्ध सममात्रिक छंद के लगेंगे, यानी कि 2 छंदों का योग जहां होता है उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मात्राएं कैसे लगती है, ठीक है। जब मात्रा हम लगाते हैं तो मात्रा किस में लगती है, स्वरों की लगती है। जो स्वर होते हैं उनकी मात्रा लगती है, ठीक है। अब स्वर हमारे कितने प्रकार के हमने पढ़े थे 2 प्रकार के स्वर। एक तो ह्रस्व स्वर पढ़े थे और एक दीर्घ स्वर पढ़े थे, ठीक है। ह्रस्व स्वर में हमने क्या पढ़ा था, अ, ई, उ और री, ठीक है। ये स्वर हमने इसमें पढ़े थे। तो जब इन स्वरों की मात्रा लगती है, ठीक है, मात्रिक छंद में मात्राओं की ही गणना की जाती है। अगर मात्रा ह्रस्व स्वर की लगी हुई है तो इस प्रकार से 1 का निशान लगा जाएगा। और अगर ये आ गया हमारा दीर्घ, अब दीर्घ वर्ण कौन कौन से होते हैं, आ, ई, उ, ए और फिर ऐ, ओ, औ और ये अंक की मात्रा और चंद्र बिंदु। ये सारे जो स्वर है, यानी कि सारी जो मात्राएं है वो दीर्घ मात्राओं के अंतर्गत आएगी। यानी कि हमने जैसे, और इनका जो चिन्ह है और इनकी मात्रा है वो इस प्रकार के एस आकार से लिखी जाएगी, ऐसे, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ लिखा किनारा, ठीक है, हम यहाँ किनारा लिखते हैं। एक शब्द लिखते हैं हम यहाँ पर किनारा, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये जो क पे कौन सी मात्रा लगी है, छोटी ई की। तो छोटी ई की मात्रा का निशान क्या है, ये रहा 1। और इस मात्रा के निशान का ये एस आकार का है, लेकिन इसकी जो गणना है वो 2 से की जाती है कि ये 2 मात्राओं का निशान कहलाता है। उसके बाद में आ गया हमारा आ, यानी आ की मात्रा देखनी हमें, तो इसका निशान ये है। और उसके बाद फिर आ गया हमारा रा में भी आ की मात्रा है तो इसका निशान ये है, ठीक है। तो कौन कौन सी मात्राएं निकल कर आई, 1, 2, 2,
तो हम यहाँ लिखेंगे ये टोटल मात्रा कितनी हो गई, 1 और यहाँ 1 मात्रा हो गई, ये 2 मात्रा हो गई, ये 2 मात्रा हो गई, तो 2 2 4 और 1 टोटल 5 मात्रा हो गई। इस प्रकार से मात्राओं की गणना करनी है। ठीक है कि अब मात्राओं की गणना है ना व्यंजन में नहीं होगी, इतना ध्यान रखना। जब भी कोई आधा वर्ण उठकर आता है, ये क्या लिखा हुआ है, तो क्या में जो आधा क है इसका कोई यहाँ महत्व नहीं है, हमारा महत्व यहाँ आता है क्योंकि यहाँ स्वर लगा हुआ है, आ की मात्रा का स्वर है इसलिए ये मात्रा आएगी। तो टोटल यहाँ पर हमारी कितनी मात्रा है, 2 मात्रा है। ठीक है, यानी कि व्यंजन में मात्रा नहीं लगेगी। व्यंजन में अगर स्वर जुड़े हुए हैं तो स्वर की ही मात्रा काउंट होगी, व्यंजन की मात्रा काउंट नहीं होगी। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है हमारा कंगन, कंगन। ठीक है, अब क के ऊपर कौन सी बिंदी है, अंग की, तो अंग की बिंदी देखिए ये रही, तो ये दीर्घ स्वर में आ गई है, यानी कि दीर्घ मात्रा में आ गई है। तो हम यहाँ लगाएंगे इसके ऊपर 2 की मात्रा का निशान। ग के अंदर अ है यानी कि ये है, इसलिए इसके आगे लगाएंगे 1, और न के अंदर भी अ स्वर छिपा हुआ है इसलिए 1। तो ये कितनी हो गई, 2 मात्रा, ये 2 और ये 1 और 1, 2 3 4, टोटल यहाँ पर 4 मात्रा हो गई। इस प्रकार से आपको मात्रा लगानी है और मात्राओं की गणना करनी है। ठीक है, हम एक नाम लिखते हैं, मान लीजिए हमने ये लिखा अनुष्का, अनुष्का। ठीक है, तो अ का स्वर क्या हो गया, ह्रस्व हो गया, तो हमने 1 लगा दी। अब न के अंदर कौन सी मात्रा लगी हुई है, छोटे ऊ की, तो छोटे ऊ की मात्रा देखिए ह्रस्व स्वर में आती है इसलिए ये 1 लगेगा। अब ये जो आधा श षटकोण का है, इस षटकोण के जो व्यंजन लिखा हुआ है इसका कोई यहाँ पर महत्व नहीं है, ये मात्रा में नहीं गिना जाएगा। मात्रा में क्या गिना जाएगा, ये का गिना जाएगा, यानी कि क के अंदर आ की मात्रा लगी हुई है इसलिए यहाँ पर ये दीर्घ मात्रा लगेगी, और 2 मात्रा ये, 1 मात्रा 3 और 1 की हो गई 4। तो अनुष्का में टोटल कितनी मात्रा होती है, 4 मात्रा होती है। आया आपको मात्रा लगाना, कैसे मात्रा लगानी है, व्यंजन पे कोई मात्रा नहीं लगेगी, स्वर पे ही मात्रा लगेगी, यानी जिसमें स्वर की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, व्यंजन का मतलब वो हलंत वाला है, वो आधा वर्ण है, और जैसे ही वो पूरा वर्ण लिखा गया है इसका मतलब उसमें अ लिखा हुआ है या आ लिखा हुआ है या ई है या ऊ है या ए है। ठीक है, इस प्रकार से मात्राओं की गणना करनी है, तभी आपका जो मात्राओं का गणना का जो नियम है वो सही ढंग से होगा कि आपने किस पंक्ति में कितनी मात्रा लगाई है और नियम के अनुसार वो मात्राएं उस दोहे को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये तो था तरीका हमारा मात्रा लगाने का कि हम जब मात्रिक छंद पढ़ रहे हैं तो मात्राएं किस प्रकार लगानी है, हमें ये ध्यान रखना है। सबसे पहले ध्यान रखना है ह्रस्व स्वर का और दीर्घ स्वर का, कि कौन कौन से दीर्घ स्वर में आते हैं तो वो दीर्घ मात्रा लगेगी, और कौन कौन से ह्रस्व स्वर में आते हैं तो उनमें वो मात्रा लगेगी, और ह्रस्व स्वर की मात्रा का निशान क्या है और दीर्घ स्वर की यानी कि 2 मात्रा का निशान क्या है। ठीक है, ये आपको पूरा पक्का ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम मात्रिक छंद के भेदों की तरफ। पहला है हमारा सममात्रिक छंद। अब सममात्रिक छंद में कौन कौन से छंद आते हैं ये लिखे हुए सारे। उसके बाद है अर्ध सममात्रिक छंद। तो अर्ध सममात्रिक छंद में कौन कौन से छंद आते हैं वो यहाँ है। ठीक है, उसके बाद आता है विषम मात्रिक छंद। तो विषम मात्रिक छंद में कौन कौन है। ठीक है, अब देखिए चौपाई, पहला है सममात्रिक छंद का चौपाई। चौपाई में कितनी मात्रा है, 16 मात्रा है। रोला में है 24 मात्रा है, फिर है गीतिका और फिर है हरि गीतिका। यह आपके कोर्स के अकॉर्डिंग बना हुआ है, इससे भी ज़्यादा छंद है तो आपके सिलेबस में इतना नहीं है, ये यहाँ इतना ही है। इसलिए अलग अलग बोर्ड के अनुसार अलग अलग चीज़ों को देखकर मैंने ये सारी कुछ छंद यहाँ ले लिए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से सममात्रिक छंद में हो गए, चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका। ठीक है, आपको ध्यान रखना है चौपाई में 16, रोला में 24, गीतिका में 26 और हरि गीतिका में 28 मात्रा होती है। फिर आता है हमारा अर्ध सममात्रिक छंद, जिसमें यानी कि अर्ध सममात्रिक छंद यानी कि आधि सममात्रिक छंद है। ठीक है, कौन कौन सी हो गई, इसमें दोहा है, इसमें देखो 11 और 13 पर यति होती है। ये जो ऑब्लिक लगा हुआ है यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, यहाँ 11 लिखा हुआ है। एक पंक्ति यहाँ लिखी हुई है, ठीक है, उसके बाद दूसरी पंक्ति यहाँ लिखी हुई है, फिर तीसरी पंक्ति यहाँ लिखी हुई है, चौथी पंक्ति यहाँ लिखी हुई है। तो इसके बीच में जो ये कॉमा लगा जाता है उसको बोलते हैं यति। ठीक है, तो यति के पहले हमारे यहाँ 13 मात्रा होनी चाहिए पूरे में, और यति के बाद में यहाँ पर 11 होनी चाहिए, फिर 13 मात्रा और फिर यहाँ पर 11। तो देखिए ये पहला, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण
और ये हमारा चौथा चरण, ठीक है। अब पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं ऐसे काउंट होगी, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। चरण का हमें विशेष ध्यान रखना है, छंद में चरण का बहुत महत्व है। अगर आप चरण याद करेंगे कि पहले और चौथे चरण में, कभी कभी ऐसा होता है कि पहले और चौथे चरण में 11-11 मात्रा हो गई, और दूसरे और तीसरे ऐसे क्रॉस भी मात्राएं होती है, ठीक है, और ऐसे भी मात्राएं होती है। तो हम ये तो कंटिन्यूशन में आ गया, लेकिन जब चरण काउंट करते हैं तो बिल्कुल अलग हो जाता है, पहला तीसरा दूसरा चौथा, ठीक है, ऐसे मात्रा काउंट होगी। तो दोहा में 13 और 11 पे यति हो गई, यानी कि कॉमा लग गया। सोरठा दोहे का बिल्कुल अलग उल्टा हो जाता है। कैसे? जहां पर 13 है वहां 11 हो गए, और जो 11 है वहां 13 हो गए, यानी कि पहले तीसरे में 13-13 है और दूसरे चौथे में 11-11 है दोहे में। तो सोरठे में क्या हो जाएगा, पहले तीसरे में 11-11 हो जाएंगे और दूसरे चौथे में 13-13 मात्रा हो जाएगी, ठीक है। मात्रा कैसे होगी मैंने आपको बताया है, और आगे हम और इसके एग्जाम्पल करेंगे। उसके बाद आता है हमारा बरवे। बरवे में देखिए 12 और 7 पर यति होती है, यानी कि एक पंक्ति आपने लिखी उसके बाद यति लगाई तो 12 मात्राएं है, और यति के बाद वाला जो पंक्ति आती है उसमें आपके 7 मात्रा है। फिर है उल्लाला। उल्लाला देखिए उसमें 15 और 13 पर यति होती है। कितनी? 15 और 13 पर, यानी कि 15 मात्रा है, उसके बाद में यति लग जाएगी और उसके बाद में 13 मात्रा होगी, ठीक है। तो ये थे हमारे अर्ध सम मात्रिक, यहाँ पर सम आएगा, अर्ध सम मात्रिक छंद, ठीक है। कौन कौन से है? दोहा, सोरठा, बरवे, उल्लाला, ठीक है। अब आते हैं हम विषम मात्रिक छंद पर। विषम मात्रिक छंद देखिए 2 है, कुंडलिया और छप्पे। अब ये क्या होते हैं? विषम मात्रिक छंद की विशेषता है कि 2 भेदों के छंदों से मिलकर बनता है, यानी कि 2 छंदों से मिलकर बनते हैं। कौन कौन से? कुंडलिया और छप्पे। तो कुंडलिया किससे मिलकर बना है? देखो, दोहा और रोला। तो यहाँ पर दोहा आया है हमारा अर्ध सम मात्रिक छंद और रोला आया है सम मात्रिक छंद, ठीक है। यानी कि एक पार तो होगी हमारे यहाँ पर 13-11 के यति वाली, और दूसरी होगी 24 मात्रा वाला रोला। तो ये बन जाएगा कुंडलिया, मतलब बिल्कुल ही अलग अलग सारा आ गया। छप्पे में हो गया पहले रोला आ गया, ये रहा हमारा 24 मात्रा वाला, इसमें 24 मात्रा। फिर उल्लाला आ गया जिसमें 15 और 13 पर यति होती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे विषम मात्रिक छंद, कुंडलियां और छप्पे। तो ये हमारे तीनों छंदों का हमने विभाजित कर दिया है, मात्रिक छंद के सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। इनके कौन कौन से छंद होते हैं ये हमने देख लिए, और इसे याद करना है कि ये कौन सा सम मात्रिक में कौन कौन से है, अर्ध सम मात्रिक में कौन से और विषम मात्रिक में कौन से छंद होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते आगे कि सम मात्रिक छंद किसे कहते हैं। जिस छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है, समान होती है छंद में, मतलब पूरी पंक्तियां, ये जो इस प्रकार से 4 पंक्तियां होती है, चारों पंक्तियों में 24, इसमें भी 24, इसमें भी 24 और इसमें भी 24 इस प्रकार की मात्रा आती है, तो वे सम मात्रिक छंद कहलाते हैं, ठीक है। और अगर यति लगती है 11 और 13 पर यति लग गई, या 13 और 11 पे यति लग गई, या 12-7 पे यति लग गई, या 15 या 13 पे यति लग गई, तो वो सारे अर्ध सम मात्रिक छंद में आ जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि उसके सभी चरणों में समान मात्राएं होती है, उन्हें सम मात्रिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? सम मात्रिक छंद। जैसे चौपाई, रोला, हरिगीतिका, वीर, अहीर, तोमर, मानव, पीयूष, वर्ष, सुमेरु, राधिका, दिक्पाल, रूपमाला, बहुत से, ये गीतिका हमने पढ़ा है, और तांटक, ये बहुत सारे छंद हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में कितने हैं हम उतने ही पढ़ेंगे, ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था सम मात्रिक छंद किसे कहते हैं। अब आता है विषम मात्रिक छंद। क्या होता है कि जिस छंद के चरणों में अधिक समानता न हो। अधिक समानता का मतलब होता है क्या कि एक पंक्ति लिखी, उसमें मात्राएं हमारी आ गई 13, फिर यति लग गई, फिर दूसरी पंक्ति लिखी, उसमें आ गई हमारी 11, फिर यहाँ पर हमने लिखा, फिर यहाँ पर 13 और फिर यहाँ पर 11। ये तो समानता तो है ही नहीं, समानता केवल पहले और तीसरे चरण में आ गई, दूसरे और चौथे चरण में समानता है, यानी कि आपस में पंक्तियों का असमान होना या विषम मात्रिक छंद कहलाता है। जैसे ये क्या हो गई, कुंडलिया और दोहा, ये छप्पे, ये किसमें? विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत आएंगे। अब आता है हमारा अर्ध सम मात्रिक छंद, ठीक है।
जिस छंद के पहले और तीसरे चरण तथा दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं की संख्या असमान होती है। पहले और तीसरे में, ठीक है, और दूसरे, पहला और तीसरा और दूसरा और चौथा, इनमें मात्राएं समान होती है तो वहां कौन सा छंद होता है? अर्ध सम मात्रिक छंद कहलाता है। जैसे दोहा, सोठा, बरवे, उल्लाला, ये सारे छंद अर्ध सम मात्रिक छंद के अंतर्गत आएंगे। रोला छंद, अब रोला छंद में कितनी मात्राएं होती है और ये कौन सा छंद है? ये है हमारा सम मात्रिक छंद, ठीक है। इसमें टोटल 24 मात्राएं होती है। तो हम पढ़ते हैं रोला एक सम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान रहती है, ठीक है, और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, जिसमें 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, ठीक है। क्या है नियम कि सबसे पहले ये सम मात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है, असमान नहीं होती है, इसलिए ये सम मात्रिक छंद में आ गया है। और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। रोला में कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती है और 11 और 13 पर यति होती है। यति किस प्रकार की होती है अब हम देखते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ देखा हुआ है कि यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए। अब देखिए हम मात्रा लगाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। अब ये हमारा पहला चरण हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा दूसरा चरण हो गया, और ये हमारा हो गया तीसरा चरण, और यहाँ से हमारा हो गया कौन सा? चौथा चरण हो गया, ठीक है। क्या कह रहा है? अब हम मात्रा लगाते, देखिए मात्रा ह्रस्व और दीर्घ जो हमारे स्वर थे उनकी मात्रा लगती है, उनके अनुसार हम लगाएंगे। यहाँ देखिए कैसे मात्राएं लगेगी। य में क्या है? एक, और ही में बड़ी ई की मात्रा, इसलिए 2 मात्रा का निशान लगेगा। ये 2 मात्रा का निशान है, ठीक है। फिर स में 1 मात्रा है। अब या में 2 मात्रा है तो 2 का निशान। नो, ये भी 2 का निशान है तो 2 मात्रा लग जाएगी। और उसके बाद का में आ की मात्रा है तो 2 मात्रा का निशान लग गया। उसके बाद में म में 1 ही मात्रा है, तो यहाँ देखिए कितनी मात्रा हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 पे यति हो गई, यानी कि कॉमा आ गया। अब हम आगे देखते हैं, ये क्या हो गया? हमारा दूसरा चरण, ये चरण है। अब हम मात्रा लगाते, रा में कौन सी मात्रा लग गई? 2 मात्रा का निशान, और म, ये हो गया 1 मात्रा। को में ओ की मात्रा है इसलिए 2 मात्रा का निशान। सु, छोटा सु है इसलिए 1 मात्रा। मी, छोटा है इसलिए 1 मात्रा। र, अ का स्वर है और न में भी अ का स्वर है। अब देखिए यहाँ पर क्या? बड़ी ई की मात्रा, इसलिए 2 मात्रा का चिन्ह लगेगा। और जे आई है ये, इसमें भी 2 मात्रा का। तो अब देखिए टोटल मात्राएं कितनी हुई, हम काउंट करते हैं। 2 और 1 3 और 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गई हमारी 13। क्या कहा है नियम में? क्या कहा है कि 11 और 13 पर यति लगेगी, यही कहा है। और 11 और 13 को जब जोड़ेंगे हम पूरा, तो कौन सी मात्रा, कितनी मात्रा हो जाएगी? 24 हो जाएगी। देखिए तो यहाँ पर हो गई 11 मात्राएं और यहाँ हो गई हमारी 13 मात्राएं। तो हम पूरे को अब जोड़ते हैं तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये हमारी हो गई 24 मात्राएं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसी तरह से हमें यहाँ मात्रा लगानी है। ये देखिए 1 मात्रा लगी, ये 1 मात्रा लगी, इस आधे स का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर हम वा को फोकस करेंगे और वा पर है आ की मात्रा, 2 मात्रा लग गई, ये 1 लग गई, ये यहाँ 1 लग गई। ऐसे एडी की मात्रा है, यहाँ 2 लग जाएगी। आ की मात्रा है, 2 लग गई, यहाँ ज में 1 लग गई। बड़ी ई की मात्रा है, 2 लग गई। श में अ की स्वर है तो 1 लग गई। आ और गे, इसमें 2 मात्रा लगेगी। धर 1 मात्रा, और दी जे 2 मात्रा, ठीक है। अब देखिए फिर हम यति 11 और 13 पर ही लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गई हमारी 11 मात्राएं और ये यति आ गई, ठीक है। यति यानी कॉमा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आ गई हमारी 13 मात्रा है।
और टोटल कितनी मात्रा है 13 और 24, 13 और 11 कितनी होती है 24 मात्रा। तो रोला का ये जो दोहा लिखा हुआ है, यानी कि जो दोहा हमने ये कविता लिखी हुई है, कविता के 2 लाइनें लिखी हुई है जो यति के साथ लिखी हुई है, तो इसमें कौन सा छंद के नियम इसमें दिखाई दे रहे हैं हमें, रोला के 24 मात्रा है यानी कि रोला छंद है, तो इसमें रोला छंद का नियम आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हमें छंद बताना है। मात्राओं को याद रखना विशेष है इसमें। ठीक है, मात्राओं को याद आपको रट के करना पड़ेगा, कैसे भी करो लेकिन करना पड़ेगा। जैसे ही मात्रा याद हो जाएगी आपको, और आपको पता चल जाएगा कि 24 मात्रा वाला कौन होता है, भाई रोला होता है ये तो। ठीक है, 11 और 13 पर यति लग जाती है यानी कि कॉमा लग जाता है। आप झट से पहचान जाएंगे, जैसे भी आप पंक्तियों में मात्रा लगाएंगे, जैसे आपकी मात्रा सही हो गई और वो संख्या आ गई जो आपको पता है, चाहे वो गीतिका हो, चाहे वो चौपाई हो, चाहे वो हरी गीतिका हो, चाहे वो रोला हो, चाहे दोहा हो, कोई भी मात्रा आ गई है, आप उसके नियम अगर इसमें इन पंक्तियों में दिखाई दे रहे हैं तो वो वही छंद कहलाएगा जो आपकी मात्रा दिखाई दे रही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम चौपाई छंद में। ठीक है, यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। कितनी होती है 16। चरण के अंत में यति होती है और चरण के अंत में जगन, यानी कि अब जब हम वर्णिक छंद पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा जगन एवं तगन नहीं क्या होते हैं, जगन एवं तगन नहीं होने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार का इसमें ये जो मात्रा का सिंबल दिखाई दे रहा है, ये जो आपको पेयर एक जोड़ा दिखाई दे रहा है वो नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, देखिए हनुमान चालीसा सभी को पता है, सभी ने पढ़ी होगी, कुछ कुछ को पूरी मुंह जबानी मतलब रटी हुई होगी, आती होगी। तो ये हनुमान चालीसा चौपाई छंद में लिखी गई है। ठीक है, किस में लिखी गई है, चौपाई छंद में, जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है। अब ये मात्रा कैसे होती है, 4 चरण है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, फिर हमारी हो गई ये एक पूरा हो गया, जय कपीस तेहू लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ठीक है, अब हम यह मात्रा लगाते, देखिए हम सिर्फ एक पंक्ति की मात्रा लगाएंगे और बाकी की मात्राएं आप लोग लगाएंगे। ठीक है, इसमें पहली है ज य, एक एक मात्रा लगी, ह नू, क्योंकि नू में छोटे ऊ की मात्रा 1 लगेगी, माँ में 2 लग जाएगी, न में 1 लगेगी। अब आधे ग का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए या में मात्रा लगेगी 2 और न में 1 लगेगी। ग में छोटे ऊ की मात्रा है, दोनों में 1 लगेगी। सा में 2 मात्रा लगेगी, गर। अब देखिए टोटल हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ गई हमारी 16 मात्रा। तो चौपाई कितनी मात्राओं का होता है, 16 मात्राओं का होता है। ठीक है, अब इन सभी में 16-16 मात्रा आएगी, यह ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ये जो सारी पंक्तियां हैं इनमें 16-16 मात्रा आएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी कौन सी, चौपाई छंद। जब 16 मात्रा आती है तो वो कौन सा छंद कहलाता है, चौपाई छंद कहलाता है। ठीक है, चौपाई छंद कहलाएगा। इसमें देखिए हम दूसरी पंक्ति में मात्रा लगाते, ये एक एक मात्रा लगी, यहाँ ये 2 लगी, ये 1 लगी, ये 2 लगी, ये 2 लगी, क्योंकि चंद्र बिंदु भी भले ही छोटे ऊ की मात्रा है लेकिन चंद्र बिंदु भी है इसमें, ये 2 लगी, ये 1 लगी, ये 1 लगी, ये 2 1 1। ठीक है, ये 16 मात्रा हो गई। ठीक है, इस प्रकार से आपको मात्रा, इसमें भी आपको मात्रा लगानी है और इसमें आपको खुद को मात्रा लगानी है, तब आप सीख जाएंगे कि मात्रा कैसे लगानी है और उनको कैसे गिनना है। अब हम चलते अगले हमारे छंद की तरफ, जो है गीतिका छंद। कौन सा छंद है, गीतिका। अब गीतिका में क्या होता है, प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। ध्यान रखना आप लोग, जो चरण होता है उसमें 26 मात्रा होती है, 14 और 12 पर यति होती है, यानी कि 14 मात्रा इधर और 12 मात्रा इधर और ये कॉमा लग जाएगा। ठीक है, चरणांत में लघु रूप, चरणांत यानी कि चरण के अंत में लघु रूप विन्यास आवश्यक होता है, यानी कि छोटा रूप होना चाहिए उसका। ठीक है, अब इस जो उदाहरण है ये देखिए, साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे। अब ये जो ए की मात्रा है वो आई की मात्रा से छोटी है, इसलिए ये लघु रूप आ गया। मान लीजिए ओ की मात्रा आती है यहाँ, और तो ये किसका, इसका छोटा रूप होता, इसलिए ये लघु रूप कहलाएगा इसमें। ठीक है, हम मात्रा लगाते हैं यहाँ 1 2 1 1 और ये 2 1 2 2 और यहाँ पर 2 2 2 1 1 2 1 2। ठीक है, कितनी हो गई,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 हो गई पूरी हमारी 26 मात्रा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो अंग की बिंदी है ये भी स्वर है। कौन सा? अंग वाला स्वर है। तो इस स्वर को भी हम डबल मानेंगे, यानी कि यहाँ पर 2 मात्रा हो गई, ये दीर्घ में जाती है। ठीक है, ये भी देखिए 1 मात्रा, और ये भ य इनको 1 मानेंगे क्योंकि भ का कोई रोल नहीं है। ता में 2 मात्रा, इसमें 2 मात्रा, इसमें भी 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2। इस प्रकार से ये पूरी हो गई 26 मात्राएं। ठीक है, जैसे आप मात्रा लगाएंगे तो जब मात्रा आएगी गणना में तो अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा छंद है ये, क्योंकि मात्रा छंदों की मात्रा अगर हमें याद है तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा छंद इसमें आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम हरिगीतिका। हरिगीतिका भी मात्रिक सम छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है और 16 और 12 पर यति होती है। यति के इस तरफ 16 और यति के इस तरफ 12 मात्राएं होती है। ठीक है, तथा अंत में लघु और गुरु आता है, और यहाँ पर एक मात्रा ऐसी आएगी और एक मात्रा ऐसी आएगी। ठीक है, का प्रयोग होता है। अब हरिगीति का उदाहरण देखिए क्या है। कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। ठीक है, अब हम मात्रा लगाते हैं इसमें 1 1 2 1 2, क्योंकि ए लिखा हुआ है। इसमें भी 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2। यहाँ पर 2 1 ही आएगा, 2 नहीं आएंगे। ये 1 आया, 1 2 1 2 2 2 और 1 मात्रा। ठीक है, तो अब हमें लगानी है 16 और 12 पर यति लगानी है। तो जहाँ पे 16 आता है हमें वहाँ रुक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, यहाँ पर 16 हो गई हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर जो यति लगी है ये एक पंक्ति को 2 भागों में बांट देती है। ठीक है, और यहाँ पर भी 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2। ठीक है, ये इस प्रकार से टोटल कितनी मात्राएं हो गई? एक चरण में यहाँ पर हो गई हमारी 28 मात्राएं, और ये मिला के हो गई हमारी 28 मात्राएं। तो इस प्रकार से 28 मात्राओं की कौन होती है? हरिगीतिका 28 मात्राओं की होती है। ठीक है, और गीतिका कितनी होती है? 26 मात्राओं की, और चौपाई कितनी होती है? 16 मात्राओं की, रोला कितना होता है? 24 मात्राओं का। ठीक है, इस प्रकार से हम आगे चलते हैं। हो गया हमारा ये। अब हम चलते हैं, कुछ और प्रमुख छंद है, जैसे यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। कौन सा? हमारा दोहा छंद। दोहा छंद। ठीक है, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण। देखिए, एक चरण ये, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3 और ये 4 चरण। ठीक है, जिसके पहले तीसरे चरण में 13 मात्रा होती है। ये पहला और तीसरा चरण, इसमें कितनी मात्रा होती है? यहाँ पर 13 13, और दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती है। टोटल यहाँ पर कितनी मात्राएं हो गई? हमारे यहाँ पर 24 मात्राएं हो गई। ठीक है, अब हम मात्रा लगाते हैं। दोहा में कैसे मात्रा लगेगी? ठीक है, यहाँ लगेगी 1, ये 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1। ठीक है, इस प्रकार से मात्रा लगेगी, और ये मात्रा होगी पूरी 13 और ये मात्रा होगी पूरी 11। इसी प्रकार से यहाँ पर भी मात्रा लगेगी, और यहाँ आपको लगानी है इस जो नीचे वाली पंक्ति है, जैसे गुरु गोविंद दो खड़े, रुके हम थोड़े, यानी कि यति लग गई, कॉमा लग गया, काके लागू पाए। ठीक है, पूरा हो गया ये पहला चरण, ये दूसरा चरण। बलिहारी गुरु आपने, फिर रुके हम थोड़ा सा, यानी कि यति लग गई, गोविंद दियो मिलाए। ठीक है, फिर हमारी ये फुल स्टॉप हो गया, यानी कि हमारा ये यहाँ पर दोहा पूरा हो गया। तो पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्रा, और दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्रा। इस प्रकार से दोहे छंद में टोटल कितनी मात्रा होती है? 24 मात्रा होती है, और 13 और 11 पर यति होती है। ठीक है, आगे चलते हम, हमारा यही वाला उदाहरण आ गया, ये आपको पूरी मात्राएं लिखनी है इसके अंदर। अब आता है हमारा सोरठा छंद। ठीक है, सोरठा छंद यह भी एक अर्ध सममात्रिक छंद है। यह दोहा छंद का ठीक उल्टा होता है।
दोहा छंद क्या कहलाता है कि 13 और 11 पर यति होती है, तो सोरठा क्या होता है 11 और 13 पर यति होती है, उसका उल्टा हो जाता है। लेकिन दोहा उल्टा नहीं हो जाएगा, मतलब जो हमने पंक्तियां लिखी थी ना 4 चरण, गुरु गोविंद दो खड़े, तो उसको आप उलट फेर नहीं कर सकते, इसके लिए एक अलग से उदाहरण होगा, ठीक है। इसमें भी 4 चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है, ठीक है। दोहे का बिल्कुल उल्टा होता है। कैसे होता है? जो सुमिरत सिद्धि होए गण नायक करीबर बदन, ठीक है, करहु अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अब हम मात्रा लगाते हैं, देखिए 2 मात्रा यहाँ लगी, एक लगी यहाँ, एक लगी, ये एक लगी और ये लगी एक, तो कितनी मात्रा हो गई 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारी हो गई पूरी 11। अब दूसरे चरण में देखिए, पहले और तीसरे इसमें भी 11 होगी और इसमें भी 11 होगी। अब दूसरे चरण में क्या बोला था 11 और 13 पर यति होती है, यहाँ पर ये यति हो गई। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गई हमारी पूरी 13 मात्राएं हो गई। ये दोहा पूरा, मतलब कि ये जो पंक्तियां हैं ये काव्य पंक्तियां ये इस सोरठे को प्रदर्शित कर रही है, सोरठे छंद के अंदर जो नियम है उसको फॉलो कर रही है, तो ये सोरठा छंद कहलाएगा। बाकी की 2 पंक्तियों में आप लोग इसमें मात्रा लगाएंगे और सीखेंगे कि मात्रा कैसे लगाई है और कैसे हमने इसकी गणना करी है, ठीक है। तो ये था आज हमारा मात्रिक छंद का उदाहरण, यानी कि मात्रिक छंद के जो भेद थे वो आज हमने पूरे कर लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में वर्णिक छंद क्या होता है। मात्रिक छंद में हमने वर्णों की गणना करी, मात्राओं की गणना करी है, ठीक है। मात्राओं की गणना हमने कैसे मात्रा लगानी है, केवल और केवल ह्रस्व दीर्घ स्वरों में मात्रा लगानी है, आपको व्यंजन पे मात्रा नहीं लगानी है, ठीक है। अब ह्रस्व में कौन कौन से, यानी कि 1 मात्रा के कौन कौन से स्वर थे और 2 मात्रा के कौन कौन से स्वर थे, ये मैंने आपको बताया है। आपको ध्यान से उसको याद रखना है, क्योंकि जब वो याद रहेगा तभी हम मात्रा लगा पाएंगे और सही गणना होगी तो सही छंद पकड़ में आएगा, तो आप सही छंद पर टिक करके आओगे या उसको लिख कर आओगे, ठीक है। तो ये था आज हमारा छंद का सेकंड लेक्चर। आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे का चैप्टर लेकर हम फिर से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।